नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार में अचानक बड़े पैमाने पर फेरबदल। गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन सरकार से बाहर। जेम्स क्लेवरली को मिला गृह मंत्रालय का जिम्मा। पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून बने नए विदेश मंत्री। कई और प्रमुख मंत्रालयों में भी बदलाव। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच भीषण संघर्ष। इजरायल ने हमास पर अस्पताल के नीचे संचालन केंद्र बनाने का लगाया आरोप। हमास ने किया इनकार। इजरायली सेना का अल-कुद्स अस्पताल में 20 से अधिक आतंकियों को मार गिराने का दावा। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया का बड़ा कदम। दोनों देशों ने सुरक्षा से जुड़े द्विपक्षीय समझौते में किया संशोधन। नए बदलाव से हमले की स्थिति में त्वरित और प्रभावी जवाबी एक्शन में मिलेगी मदद। जापान को भी लेंगे साथ। नेपाल ने चीनी सोशल नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक पर कसा शिकंजा। सामाजिक समरसता और सद्भावना बिगड़ने का हवाला देकर लगाई पाबंदी। पहले कई अन्य देश भी टिकटॉक पर लगा चुके हैं प्रतिबंध। 4 वर्ष में दर्ज हो चुके थे दुरुपयोग के 1600 से अधिक मामले। दुबई के आसमान पर भारतीय वायुसेना के शौर्य की धमक। दुबई एयर शो में तेजस ने किया असाधारण क्षमता का प्रदर्शन। शुक्रवार तक जारी रहेगा एयर शो। दुनिया भर के देशों की वायु शक्ति का होगा प्रदर्शन। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया है। भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को उनके विवादित बयानों के बाद हटा दिया गया है। जेम्स क्लेवरली को नया गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। एक और चौंकाने वाले बदलाव के तहत पूर्व प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता डेविड कैमरून की फिर से सरकार में मंत्री के तौर पर वापसी हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को पद से हटा दिया है। उनकी जगह जेम्स क्लेवरली को गृह मंत्री नियुक्त किया है। हाल के दिनों में ब्रेवरमैन ने कई विवादित बयान दिए थे, जिसके बाद ऋषि सुनक पर उन्हें हटाने का दबाव बढ़ रहा था। उन्होंने हाल में ही एक लेख में कहा था कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त नहीं है और भेदभाव करती है। इसी सप्ताह के अंत में लंदन में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के लिए उन्हीं को जिम्मेदार बताया गया था। पद से हटाए जाने के बाद ब्रेवरमैन ने कहा कि इस पद की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए सबसे बड़ा विशेषाधिकार था। क्लेवरली ने कहा कि गृह मंत्री बनाया जाना सम्मान की बात है। मेरी प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है, जिन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह चाहते हैं कि हम नौकाओं को रोकने, ब्रिटिश लोगों की रक्षा करने के अपने वादों को पूरा करें। यह सुनिश्चित करें कि हर कोई अपने जीवन में सुरक्षित महसूस करे। ऋषि सुनक ने एक और बड़ा चौंकाने वाला बदलाव किया है। पूर्व प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता डेविड कैमरून की फिर से सरकार में वापसी हुई है। डेविड कैमरून को ब्रिटेन का विदेश मंत्री बनाया गया है। साल 2005 से 2016 तक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में वे काम कर चुके हैं। इसके अलावा वहां ब्रिटिश संसद में 2005 से 2010 तक वे विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। डेविड कैमरून ब्रेक्जिट जनमत संग्रह हारने के बाद पद छोड़ने से पहले 2010-2016 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे। कैमरून ने कहा कि भले ही सुनक के कुछ फैसलों पर व्यक्तिगत तौर पर उनकी असहमति रही हो, लेकिन सुनक एक मजबूत और सक्षम नेता हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं पिछले 7 सालों से सक्रिय राजनीति से बाहर था। मैं उम्मीद करता हूं कि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में मेरा 11 साल का अनुभव और प्रधानमंत्री के रूप में 6 साल का अनुभव मुझे प्रधानमंत्री की मदद करने में काम आएगा।
ब्रेवरमैन की बर्खास्तगी और डेविड कैमरून की वापसी के बीच सोमवार की सुबह एक और चौंकाने वाली खबर आई। परिवहन मंत्री जेसी नॉर्मन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि नॉर्मन ने कहा कि उन्होंने कई महीने पहले ही सरकारी व्हिप को नोटिस भेज दिया था। नॉर्मन ने सुनक को लिखे एक पत्र में साल 2016 से लगातार सरकार में सेवा करते रहना बड़े सम्मान की बात बताई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने रक्षा और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया, जिनमें विशेष रूप से हिंद प्रशांत से जुड़ा मुद्दा शामिल है। दोनों रक्षा मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जारी संपर्कों की समीक्षा के साथ साथ नए क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर भी चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने घनिष्ठ रक्षा संबंध विकसित करने के तरीकों और उपायों पर विचारों का आदान प्रदान किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह को ब्रिटेन यात्रा का न्योता भी दिया। पोलैंड में हुए चुनाव के बाद पहली बार पोलैंड की संसद की बैठक हुई। पोलिश राजनीति में इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। नई संसद यूरोपीय संघ के साथ विवादों की 8 साल की उथल पुथल भरी अवधि के बीच एक रेखा खींचने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने प्रधानमंत्री माटोस मोराविएकी से नई सरकार बनाने के लिए कहा है, लेकिन उनके पास ऐसा करने की लगभग कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उनकी राष्ट्रवादी कानून और न्याय पार्टी PIS ने पिछले महीने के चुनाव में अपना बहुमत खो दिया है और अन्य सभी दलों ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजरायली सेना लगातार गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इजरायल ने 4300 हवाई हमले करने का दावा किया है। इजरायल को लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह की ओर से भी चुनौती मिल रही है। इस सब के बीच यूरोपियन यूनियन ने गाजा में मानवीय स्थिति खराब होने के कारण सार्थक विराम की अपील की है और इजरायल से संयम बरतने को कहा है। इजरायली सेना की गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इजरायली सेना हमास के खिलाफ अपने अभियान के दौरान सुरंगों और कमांड और नियंत्रण केंद्रों को निशाना बनाते हुए 4300 हवाई हमले करने का दावा किया है। इस दौरान 3000 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने की भी बात कही गई है। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा में एक वरिष्ठ इस्लामी जिहादी आतंकवादी के आवास से बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और युद्धक उपकरण जब्त करने का दावा किया है। उत्तरी गाजा के लिए इस्लामिक जिहाद के प्रमुख गोला बारूद के घर में हमें कई हथियार, लड़ाकू जैकेट, सामरिक युद्ध वर्दी और ईरानी धुरी के नेताओं की तस्वीरें मिली। बढ़ते संघर्ष के बीच यूरोपीय संघ ने सार्थक विराम का आह्वान किया है। ब्रसेल्स में हुई EU के विदेश मंत्रियों की बैठक में हमास द्वारा अस्पतालों और लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की निंदा की गई है। वहीं मानव क्षति से बचने के लिए इजरायल से अधिकतम संयम बनाए रखने की अपील की गई है। गाजा में लोगों की गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए तत्काल विराम और मानवीय गलियारे स्थापित करना है।
उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि गाजा स्थित अल-शिफा अस्पताल के आसपास गोलीबारी और हमलों के कारण हालात खराब होते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी बताया कि अल-शिफा ने एक अस्पताल के रूप में काम करना बंद कर दिया है। हालांकि इजराइल ने अस्पताल पर हमला करने की बात से इनकार किया है। वहीं इजरायली सेना ने एक बार फिर दोहराया है कि वो अस्पताल से दर्जनों बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए तैयार है। इस बीच इजरायली सेना ने रविवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें सैनिकों को गैलन कंटेनर पकड़े हुए एक इमारत की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने गाजा पट्टी में संकटग्रस्त शिफा अस्पताल को ईंधन की पेशकश की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अस्पताल को ईंधन की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है। बयान में कहा गया है कि इजरायली सेना ने शनिवार रात अल-शिफा अस्पताल के प्रवेश द्वार पर 300 लीटर ईंधन रखा था, लेकिन हमास ने अस्पताल के प्रशासन तक पहुंचने नहीं दिया। हालांकि अस्पताल ने इससे इनकार किया है। उधर लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल की ओर से दागे गए मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। हमास के हमले के बाद से हिजबुल्लाह इजरायली सीमा की ओर से लगातार हमला कर रहा है। पिछले महीने इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा में मारे गए 100 से अधिक कर्मचारियों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को 1 मिनट का मौन रखा। मारे गए लोगों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र के झंडे को आधा झुका दिया गया। उधर सीरिया में अमेरिकी अड्डों पर हमले के बाद अमेरिका के जवाबी हवाई हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। ये हवाई हमले सीरिया और इराक की सीमा के नजदीक पूर्वी दीर अज़ोर प्रांत में मायादीन और अबू कमाल इलाके में हुए हैं। इससे पहले रविवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बताया था कि अमेरिका ने सीरिया में ईरान से जुड़े 2 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। हाल के दिनों में मध्य पूर्व में अमेरिका के कई ठिकानों के खिलाफ हिंसक गतिविधियां बढ़ी हैं। अमेरिका का मानना है कि इन हमलों को अंजाम दे रहे समूहों के पीछे ईरान है। क्षेत्र में अमेरिकी बलों के खिलाफ हो रहे हमलों का संबंध इजराइल हमास संघर्ष से बताया जा रहा है। और परमाणु हथियारों के विकास को देखते हुए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने द्विपक्षीय समझौते में संशोधन किया है। ये संशोधन अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के दक्षिण कोरिया दौरे के दौरान किया गया है। इस दौरान जापान के साथ सहयोग को बढ़ावा देने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस सब के बीच उत्तर कोरिया ने सीमा पर बने संयुक्त राष्ट्र कमांड को अवैध युद्ध संगठन बताते हुए इसे भंग करने की मांग की। कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया की बढ़ती आक्रामकता के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सुरक्षा से जुड़े अपने द्विपक्षीय समझौते में संशोधन किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। सियोल में दोनों देशों के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों से निपटने के लिए द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते में बदलाव किया गया है। अमेरिका का मानना है कि टेलर्स डिटरेंस स्ट्रैटेजी यानी TDS समझौते को मजबूत किए जाने से उत्तर कोरिया की मौजूदा रणनीति मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों में आई तेजी से निपटने में मदद मिलेगी। इसमें हमारी परमाणु, पारंपरिक और मिसाइल रक्षा क्षमताओं की पूरी श्रृंखला शामिल है। हम दक्षिण कोरिया से किए गए वादों को पूरा करते रहेंगे। दोनों देशों के बीच उत्तर कोरिया के किसी भी हमले को रोकने और बेहतर तैयारी के लिए संयुक्त अभ्यास के साथ ही जापान के साथ सहयोग को बढ़ावा देने पर भी विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा यूक्रेन पर रूसी हमले और चीन के क्षेत्र में बढ़ती मुखरता सहित व्यापक भू राजनीतिक मुद्दों पर सहयोगी के बीच समन्वय को बनाए रखने पर भी बातचीत हुई। वहीं दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर कोरिया के किसी भी हमले का जवाब दोनों देश दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर देंगे। हम उत्तर कोरिया के किसी भी परमाणु हमले को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं और यदि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का उपयोग करता है तो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया और अमेरिका से तत्काल, जबरदस्त और निर्णायक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बढ़ते सहयोग के बीच उत्तर कोरिया ने सीमा पर बने संयुक्त राष्ट्र कमांड को अवैध युद्ध संगठन बताते हुए इसे भंग करने की मांग की है। यूएनसी सदस्यों की बैठक इस हफ्ते दक्षिण कोरिया में होने वाली है। अमेरिका के नेतृत्व वाली यूएनसी एक बहुराष्ट्रीय सैन्य शक्ति है। ये दोनों कोरिया के बीच असैन्यीकृत क्षेत्र की देखरेख करती है। तकनीकी रूप से दक्षिण और उत्तर कोरिया युद्ध की स्थिति में है।
नेपाल सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। नेपाल सरकार ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। सोमवार को हुई नेपाली कैबिनेट की बैठक में सामाजिक सद्भाव पर इसके नकारात्मक प्रभावों का हवाला देते हुए चीनी स्वामित्व वाले ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। हालांकि ये निर्णय कब से लागू होगा और ये अभी तक पता नहीं चला है। नेपाल सरकार का ये फैसला सोशल नेटवर्किंग के संचालन पर निर्देश 2023 पेश किए जाने के कुछ दिनों के भीतर आया है। नए नियम के अनुसार नेपाल में सक्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश में अपने कार्यालय स्थापित करने होंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। सूडान में स्थिति काफी खराब हो गई है। खासकर दारफुर इलाके को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफी चिंता है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति के मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल के अनुसार सिर्फ 2 दिनों में पश्चिम दारफुर के अर्दामटा में मसालित समुदाय के 1000 से अधिक सदस्य मारे गए हैं। दरअसल सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल के संघर्ष के कारण पूरे देश में लंबे समय से हिंसा का दौर चल रहा है। पिछले कई महीनों से गृह युद्ध जैसे हालात का सामना कर रहे सूडान में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। दारफुर क्षेत्र के हालात और भी खराब हैं। ताज़ा स्थिति को देखते हुए यूरोपीय संघ ने दारफुर में एक और नरसंहार के खतरे की चेतावनी दे डाली है। सूडान की नियमित सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच संघर्ष के कारण अप्रैल से क्षेत्र अस्थिरता का शिकार है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने वहां से मिली रिपोर्टों के आधार पर एक बयान में कहा है कि आरएसएफ और उससे संबंधित मिलिशिया के हमलों के दौरान केवल 2 दिनों में पश्चिम दारफुर के अर्दामटा में मसालित समुदाय के 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े हमले का उद्देश्य गैर अरब मसाली समुदाय को पूरी तरह से ख़त्म करने के अभियान के हिस्से के तौर पर प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मामले से आंखें मूंद नहीं सकता है। गुरुवार को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने भी दारफुर की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की थी। हम कहते रहते हैं कि स्थिति भयावह और गंभीर है। सच कहूं तो सूडान में जो कुछ हो रहा है उसकी भयावहता का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वह पूरी तरह से बुराई की ओर ले जा रहा है। मसालित एक जातीय समुदाय है जो मुख्य रूप से सूडान में चाड और दारफुर में रहता है। 2003 और 2008 के बीच खार्तूम ने दारफुर में विद्रोही समूहों को ख़त्म करने के लिए जंजावीद अरब मिलिशिया का समर्थन किया, जिसके सदस्यों में मसालित भी शामिल थे। अभियान के दौरान नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार हुआ। इस दौरान क्षेत्र में लगभग 3 लाख लोग मारे गए और 2 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। इस अवधि के दौरान आरएसएफ ने क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया। आरएसएफ जंजावीद मिलिशिया से निकला हुआ धड़ा है। अर्दामटा में हमारे लोग मारे गए और काफी संख्या में विस्थापित भी हुए। बच्चों तक को मार दिया जाता है। महिलाओं का धन और सामान लूट लिया जाता है और वे भाग भी नहीं पाते हैं। आरएसएफ का गठन 2013 में हुआ था। सेना से अलग ये एक मजबूत सुरक्षा बल है। आरएसएफ दारफुर में विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सूडान में सोने की कई खान को नियंत्रित करने की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। वहीं सेना की बात की जाए तो सूडान में 3 दशक तक राष्ट्रपति रहे उमर अल बशीर को हटाने के लिए 2019 में प्रदर्शन हुए तो सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया था। ऐसे में दोनों के ही अफसरों के अपने अपने दावे हैं। दोनों के ही अफसर सत्ता पर नियंत्रण चाहते हैं, जिसने संघर्ष को जन्म दिया है। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बात करते हैं कीनिया की। कीनिया में प्रदूषण को कम करने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। खासकर प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर यहाँ काफ़ी जागरूकता देखी जाती है और यहाँ इसको लेकर कानून भी काफ़ी कड़े हैं। अब प्लास्टिक प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र कीनिया के साथ फिर से बातचीत शुरू कर रहा है। दरअसल पहले कई देश 2023 में प्लास्टिक प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एकमत हुए थे। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र केन्या के साथ सोमवार से फिर से वार्ता शुरू कर रहा है। ये बैठक 13 नवंबर से 19 नवंबर तक चलेगी।
केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने वार्ताकारों से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार दुनिया में सालाना लगभग 400 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है और इसमें से 10% से भी कम का रिसाइकिल संभव हो पाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का कहना है कि हर साल कम से कम 14 मिलियन मीट्रिक टन समुद्र में चला जाता है, जबकि इससे भी अधिक कचरा लैंडफिल में जमा हो जाता है। ये अनुमान लगाया गया है कि यदि कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक नीतियां लागू नहीं की गईं, तो 2040 तक समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण 2.6 गुना बढ़ सकता है। माइक्रोप्लास्टिक महासागरों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है, जो न केवल पानी को प्रदूषित करता है बल्कि समुद्री जानवरों के आंतरिक अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है, जो प्लास्टिक को भोजन समझ लेते हैं। तीसरे दौर की वार्ता के लिए केन्या की राजधानी नैरोबी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की बैठक में संधि में शामिल करने के संभावित उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। Session of the Intergovernmental Negotiating Committee. इतिहास में इस क्षण को प्रदान करने के लिए मानवता ने आप पर जो विश्वास जताया है उसे आप जल्द पूरा करें। मैं सभी वार्ताकारों से आग्रह करता हूं कि वे याद रखें कि 2024 केवल 6 सप्ताह दूर है और केवल 2 अन्य बैठकें बाकी हैं। कई देशों ने साल 2022 में अगले साल के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक संधि करने पर सहमति जताई थी। केन्या उन देशों में शामिल है जो प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग पर एक मजबूत बाध्यकारी समझौता चाहता है। वहां 2017 से शॉपिंग बैग जैसे प्लास्टिक के कुछ उपयोगों पर प्रतिबंध लगाने वाले कई कानून लागू हैं। मुझे उम्मीद है कि नैरोबी की भावना जो यहाँ उस समय थी जब हमने UNEA 514 प्रस्ताव को अपनाया था और इस पूरी प्रक्रिया को शुरू किया था, हमें प्लास्टिक प्रदूषण की इस तत्काल समस्या के सामान्य समाधान खोजने के तरीके खोजने में मदद करेगी। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए केन्या सरकार की गंभीरता को इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 वर्षों में 15 अरब पेड़ लगाने के सरकार के लक्ष्य के हिस्से के रूप में वहां लोगों को 100 मिलियन पेड़ लगाने के लिए विशेष छुट्टी दी गई है। प्रत्येक केन्याई को कम से कम 2 पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे 100 मिलियन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। पेड़ वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हुए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में मदद करते हैं। सरकार सार्वजनिक नर्सरियों में लगभग 150 मिलियन पौधे उपलब्ध करा रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं। सोमालिया की बात करते हैं। सोमालिया में आई बाढ़ की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इस आपदा के चलते लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हो गए हैं। बाढ़ की वजह से मानवीय संकट मंडरा रहा है। लगभग 10 लाख से अधिक लोग बाढ़ के विनाशकारी प्रभावों का सामना कर रहे हैं। विस्थापित लोग भोजन, पानी समेत अन्य कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। सोमालिया में यातायात भी पूरी तरह से ठप है। सोमालिया सरकार के प्रयासों के बावजूद कई शहर भारी बारिश की वजह से जलमग्न हैं। वहीं केन्या और इथियोपिया में भी भारी बारिश और बाढ़ के कारण मौतें और विस्थापन की सूचना मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रभावित लोगों के लिए जीवन रक्षक सहायता शुरू करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है। एक छोटा सा ब्रेक। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। दुबई में एयर शो शुरू हो चुका है, जिसमें भारतीय वायुसेना के तेजस विमान ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से लोगों का मन मोह लिया। ये एयर शो सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट।
तकनीकी कौशल के शानदार प्रदर्शन में स्वदेशी रूप से विकसित तेजस विमान ने अपनी असाधारण क्षमताओं और अत्याधुनिक विशेषताओं का प्रदर्शन करते हुए दुबई एयर शो में सुर्खियां बटोरी। सिंगल सीट व सिंगल जेट इंजन वाले मल्टी रोल लाइट फाइटर तेजस ने रोमांचकारी एरोबेटिक युद्धाभ्यास के दौरान अपनी गति और सटीकता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय वायुसेना के कुशल कर्मियों द्वारा संचालित तेजस ने अपनी बहुमुखी क्षमता और युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन किया, जिसकी लोगों ने खूब प्रशंसा की। It is a 4 to 4.5 generation aircraft, and I am proud to say that the pilots that to fly, I also belong to one of the squadrons that flies this aircraft, and we are really proud to be an Indian here today. We also have the formation aerobatic team, Sarang helicopters, again flown by an aircraft that is produced by HAL, that is the Dhruv. They will also be demonstrating their performance along with displaying aircraft on the ground. दुबई एयर शो में भारतीय रक्षा निर्माताओं ने उन्नत लड़ाकू विमान को पसंद करने वाले देशों के लिए तेजस को एक किफायती और विश्वसनीय विकल्प के रूप में प्रदर्शित किया है। एयर शो में तेजस की सफल भागीदारी से संभावित अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की रुचि बढ़ने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक रक्षा बाजार में उभरते भागीदार के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। एयर शो में तेजस के साथ भारतीय वायुसेना की सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम हिस्सा ले रही है। दुबई एयर शो में भाग लेने वाली टीम इंडिया उत्साह से भरी हुई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सहित शीर्ष भारतीय रक्षा कंपनियां एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में देश की नवीनतम प्रगति को दर्शाने के लिए तैयार हैं। दुबई एयर शो में इस भागीदारी से विमानन क्षेत्र में भारत की प्रगति और उन्नत स्वदेशी विमानों का कौशल प्रदर्शित होगा। Tejas aircraft is capable of pulling up to 8G and minus 3.5G. The aircraft is capable of carrying both beyond visual range as well as short-range A4M missiles. The aircraft has got inherent 23 mm gun and also capable of carrying targeting pod. Relaxed static stability and state-of-the-art fly-by-wire system, which is homegrown, makes it highly agile and maneuverable. The aircraft is capable of turning at very high rates, which makes it a beautiful machine to fly in close combat. भारतीय पैविलियन के मुख्य आकर्षणों में से एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDVF का मॉडल प्रदर्शन है। TEDVF की कई प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें वायु रक्षा और समुद्री हमले मिशन दोनों के लिए डिजाइन किए गए मध्यम वजन वाले वाहक विमान के रूप में इसकी भूमिका शामिल है। इसके अतिरिक्त TEDVF में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित स्वास्थ्य और उपयोग निगरानी प्रणाली शामिल है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक लेजर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को तैयार किया है, जो आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की क्षमता दिखाता है। दुबई एयर शो में भारतीय पैविलियन एरोस्पेस प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और रक्षा क्षेत्र की प्रगति में ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करने की देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।